नमस्कार सभी लोगों को। आज मैं आपके सामने हूँ साइटोलॉजी का एक और नया वीडियो लेकर, जिसमें हम बात करने वाले हैं एक नए सेल ऑर्गेनल की। और वो सेल ऑर्गेनल आपको अच्छी तरह समझना चाहिए, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने बात की है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कनेक्ट करते हुए मैं आपको जो आज का सेल ऑर्गेनल बताने वाला हूँ वो आपको समझना चाहिए, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो पार्ट थे, एसईआर और आरईआर। एसईआर को जहां स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा गया था, वहीं आरईआर को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा गया था। तो रफ को रफ क्यों कहा गया था, इसके लिए मैंने आपको समझाया था। रफ को रफ इसलिए कहा गया था कि जब किसी सतह पर ऊपर कोई चीज डाल दो आप, अगर वो, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, मेरे हाथ पर जो हेयर है इसकी वजह से थोड़ा रफ फील हो रहा है मुझे, अगर मैंने वैक्स कर देता हूं तो हेयर चले जाते हैं, तो मुझे वो हाथ स्मूथ फील होगा। उसी प्रकार से आरईआर के ऊपर राइबोसोम्स पाए जाते हैं जो उसे रफ स्ट्रक्चर देते हैं। तो आज का जो कंटेंट है वो उन्हीं राइबोसोम से रिलेटेड है। तो आज मैं आपको ये सेल ऑर्गेनल बताने वाला हूं और आपको इसको भी ऐसे ही समझना है जैसे आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को पढ़ते हुए आए हैं। उम्मीद करूंगा कि आज इस वीडियो में मैं आपको वो कंटेंट दे पाऊं, वो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दे पाऊं जो शायद आपसे मिस हुआ हो या कहीं ना कहीं आप उसे नहीं जज कर पा रहे हैं। तो शुरुआत करता हूं आज का ये कंटेंट, राइबोसोम्स। और राइबोसोम को आप अगर लिखेंगे तो ऐसे राइबोसोम ही लिखेंगे। अगर शुरू करूं तो आपको जानना चाहिए राइबोसोम की डिस्कवरी को लेकर हम बात करेंगे। राइबोसोम की डिस्कवरी की अगर मैं बात करूं तो जनरली लोग किसी ऐसे साइंटिस्ट का नाम लेते हैं जिसने राइबोसोम खोजा हो, लेकिन मैं आपको बताने वाला हूं इन एक्चुअल राइबोसोम की खोज कैसे हुई। तो राइबोसोम की खोज करने का श्रेय जाता है अल्बर्ट क्लाउडे को। अल्बर्ट क्लाउडे ने इसे खोजा, इसको सर्च किया, लेकिन क्योंकि उन्होंने इसे खोजने के बाद नाम दिया माइक्रोसोम्स, दैट्स व्हाई अल्बर्ट क्लाउडे माइक्रोसोम्स की खोज करने के लिए जाने जाते हैं। और माइक्रोसोम को उन्होंने कब खोजा? उन्होंने खोजा ये 1943 में, 1943 में। अब कैसे खोजा वो समझिए। अल्बर्ट क्लाउडे जिन्होंने राइबोसोम्स को नहीं माइक्रोसोम्स नाम देकर खोजा 1943 में, और उन्होंने ये पाया कि जो चिकन्स होते हैं, जितने भी चिकन्स होते हैं उनमें एक रोग पाया जाता है राउस सार्कोमा वायरस। ये रोग है उनका, ये उनके अंदर रोग है, और ये रोग फैलाने वाले वायरस का नाम है राउस सार्कोमा। तो राउस सार्कोमा जो वायरस है, उस वायरस को जब उन्होंने पढ़ा, उस वायरस का जब उन्होंने अध्ययन किया, तो क्या पाया? उस वायरस के अंदर कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं जो उसके प्रोटीन डाइजेशन में या प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करने में सपोर्ट करते हैं उस वायरस के अंदर। तो राउस सार्कोमा वायरस से उन्होंने खोज की माइक्रोसोम्स की। तो माइक्रोसोम को खोजा उन्होंने किसमें? राउस सार्कोमा वायरस में। इसके बाद जब ये बात हो गई तो बात को आगे लेके चलते हैं। नाम आया एमिल पेलाडे। एमिल पेलाडे, ये नाम आपको बुक्स में दिखाई देगा। एमिल पेलाडे ने इसी माइक्रोसोम को जिसको अल्बर्ट क्लाउडे ने खोजा था, उन्होंने नाम दिया राइबोसोम्स। तो इस तरह माइक्रोसोम्स कन्वर्ट हो गए राइबोसोम्स में, और ये उन्होंने किया 1955 में। ये बेसिक बात आपको समझ में आनी चाहिए, और मैं आपको वही कंटेंट दूंगा जो आपको टच करेगा। देखिएगा, तो एमिल पेलाडे ने राइबोसोम्स को 1955 में खोजा, माइक्रोसोम अब कन्वर्ट हो गए राइबोसोम में। यहां आपको दो क्वेश्चन मिलते हैं, कौन कौन सा? अल्बर्ट क्लाउडे या माइक्रोसोम को किसने खोजा? हु डिस्कवर्ड माइक्रोसोम्स? तो अल्बर्ट क्लाउडे, ये नाम आपको मालूम है। हु डिस्कवर्ड राइबोसोम्स? एमिल पेलाडे। माइक्रोसोम को अल्बर्ट क्लाउडे ने कहां सर्च किया, कहां डिस्कवर किया? तो राउस सार्कोमा वायरस के अंदर उन्होंने उसे खोजा। अब बात करें राइबोसोम्स की, तो राइबोसोम्स कहां पाए जाते हैं? राइबोसोम्स आर फाउंड, ये पाए जाते हैं प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। यानी अगर बात करूं तो ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों सेल के अंदर पाए जाते हैं। इनकी प्रेजेंस दोनों में होती है, राइबोसोम्स दोनों में ही
अवेलेबल होते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। मैंने आपको बताया राइबोसोम की डिस्कवरी के बारे में, कहां कहां पाए जाते हैं ये। अब बात करते हैं राइबोसोम का मेन फंक्शन क्या है। तो फंक्शन को अगर कैटेगराइज करूं तो कैटेगरी के अकॉर्डिंग इसका मेन फंक्शन आता है, इसे बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल, यानी कि सेल की प्रोटीन की फैक्ट्री, कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री। इस बात को मैं आपको समझाना चाहूंगा, समझिएगा। प्रोटीन फैक्ट्री का मतलब ये नहीं है कि राइबोसोम डायरेक्टली प्रोटीन निर्माण कर देता है या प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू कर देता है। इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, लेकिन राइबोसोम प्रोटीन निर्माण करता है, बट उसके लिए उसे किसी का ऑर्डर मिलता है जिसको वो फॉलो करता है। तो ये बात हम आगे जब आरएनए के बारे में पढ़ेंगे, आरएनए को बोलते हैं राइबोज न्यूक्लिक एसिड, और राइबोज न्यूक्लिक एसिड ही वह प्रोटीन फैक्ट्री का मालिक है, उसे मालिक मान लीजिए। अगर ये प्रोटीन फैक्ट्री है तो मालिक है राइबोज, आरएनए, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। राइबोज न्यूक्लिक एसिड जब ऑर्डर देता है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड जब ऑर्डर देता है राइबोसोम्स को, तब वो प्रोटीन बनाना शुरू करता है। क्योंकि फैक्ट्री के अंदर अगर वर्क शुरू होगा तो उसके लिए मैं अगर समझाऊं आपको तो एक ओनर होगा, ओनर वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को अंदर मेंटेन करने की रोज नहीं आएगा, वो एक मैनेजर को अपॉइंट करेगा और वो वर्कर जो है वो सारे काम करेंगे। तो जो इसका ओनर है, ओनर मालिक, इस प्रोटीन फैक्ट्री का मालिक वो है न्यूक्लियस, वो है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। और उसने जो मैनेजर अपॉइंट किया है, जो काम को संभाल रहा है, जो फैक्ट्री के अंदर सारी देखरेख कर रहा है, वो है आपका आरएनए, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। और वहां जो फैक्ट्री में बना रहा है सामान, बना रहा है प्रोटीन, वो है आपका राइबोसोम। तो इनडायरेक्टली वे में राइबोसोम इन्वॉल्व होता है प्रोटीन के मैन्युफैक्चरिंग में, लेकिन डायरेक्टली देखा जाए तो न्यूक्लियस ऑर्डर देता है आरएनए को, आरएनए ऑर्डर देता है राइबोसोम्स को, और प्रोटीन बनना शुरू हो जाता है। तो मैं आपसे कहना क्या चाह रहा हूं वो आपको समझ में आया होगा। न्यूक्लियस कहता है एज अ ओनर आरएनए से राइबोज न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक अम्ल, ये अम्ल जैसे आपकी बॉडी में इमेजिन कीजिए कहीं चोट लगती है आपकी बॉडी में, आपको कहीं वीकनेस, मान लीजिए कहीं आप बॉडी ग्रो हो रही है, आपकी बड़ी हो रही है, किसी पार्ट में आपको थकान फील हो रही है, आपके टिश्यू डैमेज हुए हैं, उनको भरने का काम करते हैं प्रोटीन, उनको भरेंगे प्रोटीन। कच्चा पदार्थ होता है अमीनो अम्ल, यानी आपकी बॉडी में जब आप खाना खाते हो तो जो आप प्रोटीन वाली चीजें खाते हो वो अमीनो अम्ल में टूटती है, और अमीनो अम्ल के थ्रू प्रोटीन आपकी बॉडी में जगह जगह पहुंचता है। ये एक बड़ा कॉन्सेप्ट है जो हम आगे पढ़ेंगे। कम टू द पॉइंट, न्यूक्लियस ने ऑर्डर दिया किसे, आरएनए को, आरएनए जो कि प्रोटीन फैक्ट्री का मैनेजर है, और उसने ऑर्डर दिया किसे, राइबोसोम्स को, और राइबोसोम्स को काम कर दिया शुरू, प्रोटीन बनना शुरू हो गया। और प्रोटीन को जहां भेजना होगा, जिस पार्ट में नीड होगी वहां पार्ट में पहुंचाने का काम मैंने आपको कहा था। कहीं कहीं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी ये कार्य करता है गोल्जी बॉडी के सपोर्ट से, ये हम कल के वीडियो में समझ चुके हैं। मैं आपको फिर बता रहा हूं कि ये जो आपको पढ़ाया जा रहा है ये आपके अंदर ही चल रहा है, और आपके अंदर चलने वाली सारी बातें अगर आपको अच्छी तरह समझ में आती हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को और बेहतरीन ढंग से प्रेजेंट कर सकते हैं, जब आपको अपना अंदर का इंफ्रास्ट्रक्चर मालूम होगा कि आप किस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, या आपको किस कमी के लिए किस न्यूट्रिएंट की मात्रा लेनी चाहिए। ये बहुत माना कि डॉक्टर सजेस्ट आपको करेंगे, लेकिन पहले डॉक्टर आप खुद अपने हैं जो अपने आप को सेफ लेके चल सकते हैं, और उसमें आपको सपोर्ट करेंगे ये वीडियोस। तो मैंने आपको बता दिया यहाँ पर न्यूक्लियस ऑर्डर टू आरएनए, और आरएनए गेव ऑर्डर टू राइबोसोम्स, एंड प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो गई। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। आरएनए का फंक्शन मैंने आपको बता दिया। आरएनए का फंक्शन है प्रोटीन का मैन्युफैक्चर करना। इसीलिए आरएनए को ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, विच पार्ट ऑफ सेल इज नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल। तो प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल इज राइबोसोम, ये आपको मालूम होना चाहिए। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, इसको आप समझिए। और ये कॉन्सेप्ट अगर आपको लिखना हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाकी आप वीडियो के थ्रू सुनकर जज कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और क्लासिफाई करते हैं आज प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल के मेन दो पार्ट्स को। दो पार्ट्स में बटा है प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल, उसे आप समझने का प्रयास कीजिएगा। प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल को दो पार्ट से बांटा गया है। पहले को बोलते हैं 70S राइबोसोम्स,
और दूसरे को बोलते हैं ATS राइबोसोम। मैं आपको दोनों के बारे में बेसिक बातें बताना चाहूंगा, फोकस कीजिएगा। 70S राइबोसोम की अगर बात करें तो कोई भी, चाहे वो 70S हो या 80S हो, 2 सब यूनिट से मिलकर बनता है। इसके लिए 2 छोटी छोटी 2 यूनिट कार्य करती है, मतलब एक अकेला नाम नहीं है, ये 2 सब यूनिट है, 2 पार्ट हैं जिनसे मिलकर 70S या 70S राइबोसोम बना है। समझने का प्रयास कीजिएगा। और ये बात करूं कि 70S राइबोसोम पाया कहां जाता है, तो ये आपका ब्लू ग्रीन एल्गी और जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया, जितने भी बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया में पाया जाता है। बैक्टीरिया के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है, बैक्टीरिया किसमें, बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म समझिएगा। और साइटोप्लाज्म क्या है, मैंने आपको बताया था, साइटोप्लाज्म वो लिक्विड है, साइटोप्लाज्म वह पदार्थ है जिसके अंदर सारे ऑर्गेनल्स तैरते रहते हैं। तो अगर बात करूं जो प्रोकैरियोटिक है, समझिएगा, प्रोकैरियोटिक यानी ब्लू ग्रीन एल्गी और बैक्टीरिया को प्रोकैरियोटिक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, आने वाला है नेक्स्ट वीडियोस में। प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया के अंदर साइटोप्लाज्म में पाया जाता है 70S राइबोसोम। और अगर इसी आगे से ही बात कर रहा हूं, यूकैरियोटिक की बात करें तो यूकैरियोटिक में ये पाया जाता है, समझिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। मैं बता रहा हूं 70S राइबोसोम की प्रेजेंस आपको माइटोकॉन्ड्रिया में पहला, और दूसरा पाया जाता है आपका प्लास्टिड में, प्लास्टिड यानी क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। तो मैं आपको दोबारा बता दूं, क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। ये कुछ क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ, जैसे 70S राइबोसोम यूकैरियोटिक में कहां पाया जाता है, मतलब प्रेजेंस कहां होती है, तो यूकैरियोटिक में वो साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। यूकैरियोटिक कौन है, ब्लू ग्रीन एल्गी और जितने भी बैक्टीरिया सब यूकैरियोटिक में आते हैं, सॉरी प्रोकैरियोटिक में, I kept my words back। तो जितने भी बैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी वो प्रोकैरियोटिक में आते हैं, ठीक है। और किन यूकैरियोटिक में पाया जाता है, यूकैरियोटिक में पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, ये ऑर्गेनल आने वाला है, और क्लोरोप्लास्ट ये भी आने वाला है। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक लिक्विड भरा रहता है, जिस तरह सेल के अंदर, मैंने आपको बोला सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म के 2 भाग थे, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के अंदर वाला न्यूक्लियोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है, जिसके अंदर सारे ऑर्गेनल्स तैरते रहते हैं, गॉट इट। उसके अंदर पाया जाता है 70S राइबोसोम प्रोकैरियोटिक में, ठीक। यूकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में। अब माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी एक लिक्विड भरा रहता है, तरल, डॉटेड डॉटेड, उसे बोलते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स, यही क्लियर कर रहा हूं मैं सारी चीजें बिल्कुल इजीली। मैट्रिक्स में पाया जाता है 70S राइबोसोम यूकैरियोटिक में। अब एक बार मैं आपको दोबारा समझा दूं, जैसे 70S राइबोसोम पहला पार्ट है, राइबोसोम का 2 सब यूनिट से मिलकर बनता है, और ये दोनों प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को लेकर टेंशन मत लीजिएगा, आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाया जाएगा। तो बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी प्रोकैरियोटिक में आते हैं। तो जितने भी बैक्टीरिया हैं उन बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है 70S राइबोसोम। अब बैक्टीरिया के अंदर कहां पाया जाता है, बैक्टीरिया के अंदर उनकी सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसमें पाया जाता है, यहां ये खत्म होता है। अब बात करते हैं यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक में कहां पाया जाता है, यूकैरियोटिक में भाई 2 पार्ट्स हैं, सेल ऑर्गेनल है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, हमारे अंदर भी माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में एक लिक्विड है मैट्रिक्स जो भरा रहता है, उसके अंदर पाया जाता है 70S राइबोसोम। ये आपको समझ में आना चाहिए। अभी मैं केवल 70S राइबोसोम की बात कर रहा हूं, उसको आप समझेंगे। अब इसका स्ट्रक्चर की बात करें तो 60% इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है, 60% इसके अंदर RNA, और बचे में 40% प्रोटीन होता है, क्योंकि राइबोसोम से बना है, राइबोसोम है, ठीक। 60% RNA राइबोन्यूक्लिक एसिड और 40% प्रोटीन मिलकर बनाता है, 40% प्रोटीन मिलकर बनाता है 70S राइबोसोम। अब आता है ये S का मीन क्या है, S का मैं आपको S समझा दूं। यहां पर S, क्योंकि आपको क्लासेस में आपने 70S 80S तो पढ़ लिया, मीन क्या है वो समझिएगा। तो यहां पर S का मतलब है स्वेडबर्ग कोफिशिएंट, गुणांक। समझिएगा क्या बोलना चाह रहा हूं। जिस तरह लंबाई नापी जाती है, चौड़ाई मापी जाती है, ऊंचाई मापी जाती है, टेम्परेचर को केल्विन में, डिग्री सेल्सियस में नापा जाता है ना, पैमाने होते हैं अलग अलग नापने के, इसी तरह स्वेडबर्ग यूनिट है, S यूनिट है। कैसे यूनिट है, जब ये क्या बताती है स्वेडबर्ग यूनिट, समझ लीजिएगा। जब भी आप किसी
कंपाउंड को या किसी पदार्थ को सेंट्रीफ्यूज करते हैं। सेंट्रीफ्यूज समझते हैं? सेंट्रीफ्यूज का मतलब होता है, सेंट्रीफ्यूज का मतलब जब आप मथते हैं या अपकेंद्रीय बल लगाते हैं। अपकेंद्रीय बल क्या होता है? जब आप किसी के अंदर, किसी पदार्थ के अंदर किसी भी चीज को रोटेट करते हैं, रई को या किसी भी रस्सी को, तो उसके केंद्र पर लगने वाले बल को आप अपकेंद्रीय बल कहते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है? तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कौन सा पार्टिकल या कौन से पदार्थ का कौन सा भाग कितनी तेजी से, पदार्थ का कौन सा पार्ट कितनी तेजी से सेंट्रीफ्यूज हो रहा है, उसको नापने की यूनिट को बोलते हैं स्वेडबर्ग। अब यहां पर सेंट्रीफ्यूगल वर्ड का क्या मीन है वो मैं आपको बताने वाला हूं। अभी आप इसका मीन समझिए। स्वेडबर्ग यूनिट है जो ये बताती है कि मॉलिक्यूल, कौन सा मॉलिक्यूल कितनी तेजी से, कौन सा पार्ट, कोई मॉलिक्यूल कितनी तेजी से सेंट्रीफ्यूज हो रहा है या घूम रहा है, नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ आ रहा है। समझिए मेरी बात? तो इसी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को मापने की यूनिट है एस। स्वेडबर्ग कोफिशिएंट बोलते हैं ऐसे, स्वेडबर्ग यूनिट बोलते हैं ऐसे। यूनिट इकाई बोल सकते हैं, गुणांक बोल सकते हैं, नापने की गुणाई इकाई है। अब बात करते हैं कि 70s राइबोसोम का मीन क्या है वो समझिएगा। अब मैं अगर आपको बात करूं तो 70s राइबोसोम के 2 पार्ट्स बताए गए हैं। 70s राइबोसोम कैरी 2 पार्ट्स। इसके 2 पार्ट्स में बताते हैं, 50s और 30s। अब लॉजिकल बात है, लोगों के दिमाग में आएगा, व्हाई शुड इट इज नॉट 80s? ये 70s कैसे हो रहा है? ठीक है, ये 70s कैसे हो रहा है? इसके लिए 2 बातें आपको दिमाग में रखनी है, मैं भी आपको ये समझाने वाला हूं, समझिएगा। अभी मैंने क्या बोला आपको, ये समझ में आ गया था। 70s जो एस है वो स्वेडबर्ग यूनिट है। स्वेडबर्ग यूनिट क्या है? ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे वर्क करती है, यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कौन सा पार्टिकल कितनी तेजी से मूव कर रहा है उसकी फास्ट स्पीड जांचने की या मापने की इकाई है। अब ये कहा गया है कि लार्जर पार्टिकल जो होगा, लार्जर पार्टिकल यानी कि जब आप किसी पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई करोगे, लार्जर पार्टिकल हैज द ग्रेटर वैल्यू, लार्जर पार्टिकल हैज इट्स लार्जर वैल्यू। यानी अगर मैं आपसे कहूं 2 पार्टिकल पे आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई कर रहे हो या एक ही पदार्थ में आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई कर रहे हो, उसके अलग अलग पार्टिकल्स हो जाते हैं, तो उसमें जो भारी पार्टिकल होगा, जो बड़ा पार्टिकल होगा, जो बड़ा भाग होगा, वो तेजी से नीचे जाएगा। क्योंकि नीचे मैंने बोला कौन कितनी तेजी से मूव कर रहा है, तो मूव करने वाली यूनिट को ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोला गया है ना। तो इसमें लार्जर पार्टिकल जो होगा वो तेजी से नीचे की ओर जाता है। मेरी बात को आप अब समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किस प्रकार आपको ये समझ में आएगा 70s क्यों होता है, वो 80s क्यों नहीं होता। ये आपको मैं एक थोड़ी थ्योरी है इसके पीछे समझाना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है। ये आप 9th में, 8th में, 10th में फिजिक्स में पढ़ चुके हैं। एक फोर्स जो केंद्र की तरफ बल वर्क करता है। अब इमेजिन करते हैं जब आप किसी चीज, किसी वस्तु के ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई करते हो, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जब अप्लाई करते हो तो आप क्या करते हो, उसके अंदर मान लो आप किसी दूध या दही को मथ रहे हो, उसके अंदर केंद्र में आपने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाना शुरू कर दिया, ठीक। तो आप क्या पाओगे, जब आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाओगे तो उसके पार्टिकल्स पे नीचे की तरफ यानी ऊपर से नीचे की तरफ 2 फोर्स वर्क करेंगी। एक तो ग्रेविटी वर्क कर ही रही है, ग्रेविटी जिसे गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं, दूसरा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जिसे आपने अपकेंद्रीय बल बोला। तो दोनों वर्क कर रहे हैं, दोनों जब उसमें वर्क कर रहे हैं और वो रोटेट हो रहा है, रोटेट हो रहा है, रोटेट हो रहा है, तो अचानक क्या होता है, ये लॉ है, एवरी एक्शन हैज अ डेफिनेट रिएक्शन, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ये भी नियम है, यदि मैं अपने हाथ को दीवार में मारूंगा या हाथ में मारूंगा तो मेरा हाथ, मुझे ये दीवार मेरे हाथ को चोट देगी, ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, ठीक है। एवरी एक्शन हैज अ डेफिनेट रिएक्शन। तो वहीं पर जब आप उसे सेंट्रीफ्यूज कर रहे होते हो, सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जब चल रहा होता है, तो ऊपर से नीचे की तरफ ग्रेविटी लग रही है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, तभी एक फोर्स नीचे से ऊपर की ओर लगना शुरू हो जाता है ऑटोमेटिकली। वो लगता है तभी हम जब मट्ठे को घुमाते हैं तो नीचे जो उसके नीचे हल्के पार्टिकल होते हैं वो ऊपर आना शुरू हो जाते हैं, जबकि ऊपर से फोर्स लग रहा है, ग्रेविटी भी नीचे लग रही है, तो उन्हें नीचे रहना चाहिए, वो ऊपर क्यों आते हैं, अपोजिट फोर्स वर्क करता है, सेम अपोजिट फोर्स वर्क करता है और पार्टिकल्स ऊपर आना शुरू हो जाते हैं। अब इसको आकर हम देखते हैं राइबोसोम्स के कॉन्सेप्ट में, समझने का प्रयास कीजिए। अभी राइबोसोम नहीं लिया मैंने, अभी राइबोसोम का कॉन्सेप्ट लिया नहीं है, अब बता रहा हूं। आपने राइबोसोम के ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाना शुरू किया 70 राइबोसोम के ऊपर, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है 70 राइबोसोम के ऊपर, तो और ग्रेविटी लग रही है, ठीक।
दोनों फोर्स एक साथ लग रही हैं। जब दोनों फोर्स एक साथ लग रही हैं तो एक अपोजिट फोर्स भी लगेगी। अपोजिट फोर्स क्या करेगी? अपोजिट फोर्स नीचे से उसे ऊपर फेंकेगी और जो दोनों फोर्स है ऊपर से उसे नीचे फेंकेंगी। समझिएगा मेरी बात को। इसमें जो भारी वाला पार्ट होगा, मैंने अभी बोला कि जो लार्जर पार्टिकल है लार्ज वैल्यू नीचे, क्योंकि उसकी स्वेट यूनिट ज्यादा होगी। जब स्वेट वर्क यूनिट ज्यादा होगी तो तेजी से नीचे जा रहा होगा, लेकिन वो एक नीचे वाली फोर्स उसे ऊपर फेंक रही होगी। इसी तरह जो हल्का पार्टिकल है वो ऊपर तैर रहा होगा, इसका दूसरा पार्ट है वो ऊपर तैर रहा होगा, नीचे वाली उसे ऊपर फेंक रही होंगी और उसे भी दोनों फोर्स नीचे की ओर फेंक रही होंगी। तो समझिएगा अब जो चार पार्ट हुए, मतलब जो अलग अलग पार्ट है जिनको मिलकर 70s राइबोसोम बनाना था, उसका जो ओपन हैंड है वो टच में नहीं आ पाता। नीचे वाले का जो नीचे से ऊपर आ रहा है और ऊपर से जो पार्ट नीचे आ रहा है वो बीच में आपस में जुड़ जाते हैं, दोनों जुड़ जाते हैं। और क्या निकल के आता है? निकल के ये आता है कि जब वो जुड़ते हैं, जब वो दोनों जुड़ते हैं तो ये पाया गया, ये देखा गया कि उन दोनों के जुड़ने पर उनका जो ओवरऑल यूनिट टोटल आना चाहिए था, ओवरऑल टोटल जो आना चाहिए था, जो 80 आना चाहिए था, वो 70 पाया गया। उन दोनों की किसकी वजह से? स्वेडबर्ग कोफिशिएंट की वजह से, क्योंकि उनकी जो स्पीड थी वो नीचे जाने की वजह से जो तेज होनी चाहिए थी, किस वाले की? भारी वाले की, वो नीचे वाले फोर्स की वजह से कुछ कम हो गई। गॉट इट? टोटल 80 होना चाहिए था, बट जब वो जुड़े अपर पार्ट, अभी मैंने बोला ना दो सब यूनिट होती है ना किसी भी पार्टिकल की, 70s में और 80s में भी 2 यूनिट होंगी। तो दोनों सब यूनिट जब जुड़ी तो दोनों के जुड़ने का जो ओवरऑल टोटल आया वो पाया गया कि वो हमेशा कम निकल के आया, किससे? जितना उसके 2 ओपन सरफेस के जुड़ने पे आता। ओपन सरफेस बोले तो अगर वो ऑटोमेटिकली एक फोर्स पे काम कर रहे होते और अलग अलग होते, ऊपर वाला ऊपर नीचे वाला नीचे, तब वो जुड़ते तो वो 80 आता या तब वो और यूनिट बढ़ के आती। लेकिन क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाके जुड़े, फोर्स की वजह से जो अपोजिट फोर्स दोनों पर वर्क कर रही थी, स्मॉल पार्टिकल पे ऊपर जो तैर रहा था उसके ऊपर भी, और जो नीचे चला गया था उसके ऊपर भी, जिसका स्वेडबर्ग यूनिट ज्यादा था उसके ऊपर भी और जिसका स्वेडबर्ग यूनिट कम था उसके ऊपर भी जो फोर्स काम कर रही थी, उसकी वजह से जहां पे दोनों मिले वहां पर आपको ये निकल के आया कि उनका टोटल पार्ट जो था, जो जुड़ने वाला, वो 50 और 30 था, लेकिन जुड़ने की वजह से जहां पे उनका अटैचमेंट हुआ वो यूनिट उसकी थी 70। स्पीड नापने की इकाई थी 70। आशा करता हूं, और ये हमेशा होता है कि जहां पे ये जुड़ेंगे, सेम यहां पे भी होगा। 80 वाले में 60-40 होता है, 60 है तो 40 क्यों होता है? वही सेम रीजन, 2 फोर्स ऊपर से वर्क कर रही है, एक फोर्स नीचे से वर्क कर रही है, एक पार्टिकल ऊपर तैर रहा है जो हल्का है और जिसका भार जो लार्जर है वो नीचे जा रहा है, और नीचे जाने वाले को जो नीचे वाला फोर्स है वो ऊपर फेंक रहा है और ऊपर वाले फोर्स नीचे फेंक रहे हैं। तो उस असमंजस की स्थिति में दोनों जब अटैच होते हैं तो दोनों को अटैच होना चाहिए 100 पर, अटैच हो जाते हैं 80 पर। यही कॉन्सेप्ट है, ये आपको समझना चाहिए। इसके ऊपर 3 फोर्स हैं, 3 फोर्स जो मैंने अभी आपको बताए। अब मैं आपको एक डायग्राम से एक्सप्लेन करना चाहूंगा, उम्मीद करता हूं आपके समझ में ये आ गया होगा 70s क्या होता है। तो 70s आपको समझ में आया होगा, कहां पाया जाता है? 70s का टोटल 80 होता है तो 70 क्यों लिखते हैं ये समझ में आया होगा। ये अपने आप में वैल्यूएबल क्वेश्चन है, प्लीज इसे समझने का प्रयास कीजिएगा और कहीं कोई चीज छूटी है तो मुझे बताइएगा। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूं एक डायग्राम के थ्रू, मान लीजिए ये आप इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, मैं आपको समझा रहा हूं, एक रफली डायग्राम है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं अपने तीनों को, समझिए मेरी बात को। मान लीजिए ये आपका है, यहां कर लेता हूं 50s वाला पार्ट, ठीक, 50s वाला पार्ट जो नीचे है, और ये ऊपर है आपका, सॉरी थोड़ा छोटा लेते हैं, छोटी, ऊपर है आपका 30s वाला पार्ट, ठीक, ऊपर है 30s वाला पार्ट। तो जब ये जुड़ेंगे, जब इनका आप जुड़ेंगे, देखिए इस पे ऊपर से 2 फोर्स लग रही है, नीचे से 1 फोर्स लग रही है, इस पे भी ऊपर से फोर्स लग रही है, नीचे से 1 फोर्स लग रही है, ठीक है, यही कारण है फोर्स की वजह से। तो जब ये जुड़ेंगे तो आप क्या पाओगे? दोनों सब यूनिट आपस में जुड़ेंगी, ये यहाँ पर जुड़ी, ये यहाँ पर जुड़ी, तो क्या हुआ? हमेशा आपको मिलेगा ये 70s ऐसे मिलेगा। मतलब अब आपको ये कभी ऐसे नहीं मिलेगा कि अलग अलग जाके जुड़ जाए ना, ये आपको हमेशा ऐसे जुड़े मिलेंगे। अपर पार्ट जो तेजी से नीचे आया था वो भी ऊपर जाएगा, और जो ऊपर था वो ऊपर की वजह से, ऊपर जहां है वहां से हल्का था, ऊपर वाले प्रेशर के नीचे आएगा और मिल जाएगा, चिपक जाएंगे, 2 यूनिट बन जाएंगी। और इसी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इसी ग्रेविटेशनल फोर्स और उस अपोजिट बल की तरफ से जो उसे नीचे से ऊपर फेंक रही थी, इनका ओवरऑल वैल्यू 80 होनी चाहिए, लेकिन 70 निकल कर आती है। आशा करता हूं कि आपके ये समझ में आया होगा। अब मैं बात कर रहा हूं 80s राइबोसोम की। 80s राइबोसोम भी ये प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक दोनों पाया जाता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। 70s राइबोसोम कहां पाया जाता है? मैंने आपको बताया, ये पाया जाता है वहीं प्रोकैरियोटिक में,
पाया जाता है, 17 राइबोसोम उनके साइटोप्लाज्म में। यूकैरियोट में पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के मैट्रिक्स में। ये पाया जाता है, आपने वर्ड पढ़ा होगा प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म मालूम है ना, जीव द्रव्य, इसमें पाया जाता है 80 राइबोसोम। और इसके दो पार्ट्स की अगर बात करूं तो इसको भी दो पार्ट्स में 60S और 40S में डिवाइड किया गया है। आशा करता हूं राइबोसोम का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर कोई आपसे अब पूछ लेता है कि भाई ये बताएं राइबोसोम को आप बताएं क्यों आपने 60-40 में किया, तो आप पे आंसर वही होगा जो आपका आंसर 70S का था। इसको समझने का प्रयास करेंगे। गॉट इट? समझ में आया? अब मैं आपको एक चीज और क्लियर कर दूं, ये ऑर्गेनल मैंने बता दिया आपको मेन फंक्शन क्या है। इसके मेन फंक्शन को कैटेगराइज करूं तो मैं इसके 3 मेन फंक्शन मान सकता हूं राइबोसोम के। पहला मेन फंक्शन मैंने अभी आपको बताया, ये प्रोटीन के प्रोडक्शन में सपोर्ट करता है। प्रोटीन प्रोडक्शन में सपोर्ट करता है, पहला मेन फंक्शन, इसको आपको समझना चाहिए। दूसरा, ये ब्रेक डाउन करता है, ये तोड़ता है, ये डाइजेशन में सपोर्ट करता है किसके, कार्बोहाइड्रेट के, प्रोटीन के, फैट के, इन तीनों चारों के पाचन में भी, डाइजेशन में सपोर्ट करता है। और तीसरा इसका फंक्शन एक और है कि जो वायरस होते हैं, मेरी बात समझ रहे हो मैं जो बताना चाह रहा हूं, प्रयास कीजिएगा, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। राइबोसोम अपने आप में स्पेसिफिक पार्ट है। और आज मैंने आपको यूनिट जो अच्छी चीज बताई है, जो अच्छी बात समझाई है, वो है 70S राइबोसोम को 70S राइबोसोम क्यों कहते हैं, वो 80 क्यों नहीं होता। ठीक, तो वीडियो में इसमें मैं आगे कंटिन्यू एक पार्ट और कर रहा हूं, एक सेल ऑर्गेनल और कर रहा हूं, क्योंकि वो छोटा सा है और समझ में आ जाएगा। तो कहना है फिट, तो इसे आप देखिएगा। अब मैं इसे मिटाने के बाद अब जो ऐड कर रहा हूं वो है हमारा एक और सेल ऑर्गेनल, जिसे बोलते हैं लाइसोसोम्स। लाइसोसोम बोलते हैं। और लाइसोसोम को समझने का प्रयास कीजिएगा। लाइसोसोम क्या है समझिएगा। लाइसोसोम को जितने डिस्कवरी की उनका नाम है, आपको डिस्कवरर का नाम याद होना चाहिए, डी डुबे ने इनका नाम है। और इन्होंने इसे कहां खोजा, इन्होंने खोजा इसको लिवर सेल में, जो यकृत की सेल होती है, यकृत कोशिकाएं होती हैं, उसमें इन्होंने इसकी डिस्कवरी की, लिवर सेल में से खोजा। लाइसोसोम को डिस्कवर किया गया लिवर सेल में, डी डुबे ने खोजा, बताया कि ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, ये है पाउच लाइक स्ट्रक्चर। कौन? लाइसोसोम पाउच लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक, लाइसोसोम्स को डी डुबे ने पाउच लाइक स्ट्रक्चर बोला, जिनके अंदर भरे रहते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स। अब मैं बात कर रहा हूं, एक नया वर्ड मिला, एंजाइम। एंजाइम क्या है, ज्यादातर लोगों ने सुना होगा। तो एंजाइम होते हैं आपके बायोकेमिकल सब्सटेंस। मेरे बच्चों प्लीज समझिएगा, आपकी बॉडी में जितने भी इंटरनल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज चल रही हैं, उनको सपोर्टिव रोल में कौन निभा रहा है, बायोकेमिकल सब्सटेंस, जो क्या है, एंजाइम। और यहीं पर एक क्वेश्चन दिमाग में आता है मेरे में, ये पूछा जाता है बार बार, एंजाइम किससे मिलकर बने होते हैं, व्हाट टाइप ऑफ पार्ट डज एंजाइम या डू एंजाइम मेड ऑफ। तो आपको जानना चाहिए, एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। एंजाइम किससे मिलकर बनते हैं, एंजाइम प्रोटीन से मिलकर बनते हैं, यानी कि जितने भी एंजाइम हैं वो प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। ये आपको समझ में आना चाहिए। अभी मैंने आपको क्या बताया, लाइसोसोम की खोज की डी डुबे ने, ये लिवर सेल में खोजा गया, थैलीनुमा रचनाएं होती हैं, उन थैलियों में क्या भरा होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम भरा होता है, जो कि बायोकेमिकल सब्सटेंस है। बायोकेमिकल सब्सटेंस क्या होते हैं, बायोकेमिकल सब्सटेंस वो होते हैं जो बॉडी में आपकी जितनी भी मेटाबॉलिक अंदरूनी रचनाएं हैं, अंदरूनी क्रियाएं चल रही हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। और वो एंजाइम किससे मिलकर बने होते हैं, एंजाइम मिलकर बने होते हैं प्रोटीन से। अब मैं आपको इसका फंक्शन बता दूं, इमेजिन कीजिए, वही बात कर रहा हूं, एक रफली डायग्राम मेरा ये सेल का है, और आप इसे समझने का प्रयास करेंगे। जैसे हम फंक्शन की बात कर रहे हैं, लाइसोसोम के फंक्शन की। लाइसोसोम का फंक्शन क्या है, मान लीजिए सेल के अंदर ये साइटोप्लाज्म भरा हुआ है, ये अंदर एक और मेम्ब्रेन है जो मैं बना रहा हूँ, 2 मेम्ब्रेन होती हैं। और एनिमल सेल की बात करूँ तो एक ही होगी।
ठीक है, ये दो मेम्ब्रेन है रफली, और ये मैंने बना दिया ऐसे करके। अब मान लीजिए इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है, ठीक। अब इमेजिन कीजिए कोई भी ऐसा पदार्थ या ऐसा बैक्टीरिया वायरस इसके अंदर एंटर कर गया, सेल के अंदर एंटर कर गया, ठीक, एंटर कर गया ये बैक्टीरिया वायरस, ये तो ये मान लीजिए लाइसोसोम है, इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम भरे हुए हैं, ठीक है। तो ये लाइसोसोम क्या करेगा, इन डाइजेस्टिव एंजाइम को अपने अंदर से निकालकर इसके ऊपर गिरा देगा, गिराएगा और मारने का प्रयास करेगा इसे, क्योंकि ये रक्षा करने में सपोर्ट करेगा, रक्षा करने में सपोर्ट करेगा। जो काम WBC का होता है उनका फेवरेट पार्ट है, उनके साथ देगा, मारने में सपोर्ट करेगा और ये इसको मारकर बाहर निकालना चाहेगा, समझिएगा। तो एक बार जब उसने ट्राई किया, ट्राई करने के बाद बैक्टीरिया या वायरस थोड़ा ज्यादा एक्टिव है या इससे ज्यादा ताकतवर है, तो ये क्या करता है, अब क्योंकि इसका काम है, इसका काम भगवान ने दिया है इसे इंटरनल के भाई रक्षा करनी है तुम्हारी, तो ये रक्षा करने के लिए अपने आप को कुर्बान कर देगा और अपने चारों ओर की लेयर को फाड़ देगा, अपने आप ये फाड़ देगा, फट के पूरा ये पदार्थ इसके ऊपर गिर जाएगा और ये बैक्टीरिया यहाँ पर नष्ट हो जाएगा, समझिएगा। इसने अपने आप अपनी लेयर को फाड़ा, आपको या हमारी सेल को बैक्टीरिया से बचाने के लिए। तो इसी वजह से इसे किसे, लाइसोसोम को सुसाइडल बैग्स कहते हैं, सुसाइडल बैग्स ऑफ सेल, कोशिका की आत्महत्या की थैली। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आत्महत्या की थैली क्यों कहते हैं, क्योंकि इसने अपने आप को मारा, इसने अपने आप को मारा, किसके लिए, हमारी सेल को बचाने के लिए। सुसाइडल बैग्स ऑफ सेल कहते हैं लाइसोसोम्स को, और यही इनका मेन काम है, यही इनका मेन फंक्शन है, आपकी सेल की आउटर बैक्टीरिया वायरस से रक्षा करना। उम्मीद करता हूं ये समझ में आया होगा। अब इसके मैं मेन फंक्शन आपको समझा दूं, अच्छा स्ट्रक्चर है, अच्छा ऑर्गेनल है, इसके मेन फंक्शन में आपको एक चीज बता दूं आपको कि ये इसके मेन फंक्शन में मैंने आप बताऊं तो एक तो ये डाइजेस्टिव एंजाइम है, तो सपोर्ट इन डाइजेशन, सपोर्ट इन डाइजेशन, पहला कार्बोहाइड्रेट का इफेक्ट मिनरल का। दूसरा प्रोटेक्शन में खुद को मार लेता है, आत्महत्या की थैली इसलिए कहलाता है, खुद को मार लेता है। और तीसरा, जब कभी सेल मेम्ब्रेन डैमेज हो जाए, ध्यान रखिएगा, सेल मेम्ब्रेन डैमेज हो जाए तो सेल मेम्ब्रेन की रिपेयर भी करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की रिपेयर भी कर लेता है, रिपेयर में ही मदद करता है। ये तीन मेन फंक्शन आते हैं किसके, लाइसोसोम के। एक बार मैं फिर दोबारा आपको लाइसोसोम रिपीट कर दूं। डी डुबे ने खोजा लिवर सेल के अंदर। लिवर सेल में उन्होंने देखा कि कुछ पाउच लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम पाए जाते हैं। ये डाइजेस्टिव एंजाइम क्या है, एंजाइम वर्ड आया, एंजाइम क्या है, एंजाइम को कहते हैं हम बायोकेमिकल सब्सटेंस, जो हमारी इंटरनल सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं। डाइजेशन में ये आपको जब डाइजेशन पढ़ेंगे तो ये सब कुछ आने वाला है। उसके बाद उन्होंने कहा ये कैसे रक्षा करता है भाई, ये इसका फंक्शन है। और जब इसको लगता है कि इसके हाथ से बाहर निकाल रही है, बचाना तो है, खुद को फाड़ लेता है, सुसाइडल बैग कहला गया। अब इसके मेन तीन फंक्शन है, क्योंकि इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम है तो डाइजेशन में सपोर्ट करेगा, दूसरा रक्षा तो करेगा, प्रोटेक्शन में सपोर्ट करेगा, और जब ये अपने अंदर से एंजाइम गिराता है तो बैक्टीरिया को मारने के साथ साथ सेल भी डैमेज होती होगी, तो उस सेल को डैमेज करने के टाइम पे इसके एंजाइम से जो डैमेज होती होगी उसको भर भी देता है। समझिए मेरी बात को, सेल के इंटरनल पार्ट को खुद डैमेज करके भर भी देता है। नेचुरल है, भगवान ने क्या चीज दी है वो समझिए, यही निकाल रहा है लिक्विड, उससे बैक्टीरिया मरा, ज्यादा अमाउंट हो गया तो सेल हल्की डैमेज हुई, सेल को भी भर दिया। ये गॉड गिफ्टेड है। और लाइसोसोम का ये प्रोसेस आपको समझ में आया होगा, आशा करता हूं। अब आपको एक बात और बता दूं, जैसा मैंने बोला क्लाउडे, पैलेडे और डीडोबे, ये तीन नाम आए। क्लाउडे और पैलेडे का नाम किसमें आया, राइबोसोम में आया। डीडोबे किसमें आया, लाइसोसोम में आया। ध्यान रखिएगा, इन तीनों को इनके काम के लिए 1974 में, किस सन में, 1974 में इन तीनों को संयुक्त रूप से कंबाइंड फॉर्म में नोबेल पुरस्कार मिला था फिजिशियन का। फिजिशियन उस ईयर के बेस्ट सपोर्टिव फिजिशियन थे ये तीनों कौन से, दो राइबोसोम वाले और एक मतलब राइबोसोम क्लाउडे माइक्रोसोम नाम दिया, राइबोसोम पैलेडे नाम दिया और लाइसोसोम डीडोबे ने दिया। इन तीनों को 1974 में नोबेल दिया गया था। मेरी बात समझ में आनी चाहिए। ये सारे क्वेश्चन इसमें आपको ऑप्शन के तौर पे मिलते हैं और मिलते रहेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। आशा करता हूं, पूरी उम्मीद है कि
आज का ये वीडियो भी आपके समझ में आएगा। रिक्वेस्ट इतनी है, मुझे कमेंट करके जानकारी दीजिए। अगर आपको लगता है कुछ नया मिला है तो मुझे एनकरेज कीजिए। ऐसे ही आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। अभी हम बेसिक साइटोलॉजी पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे हमें आपको घर पे बैठे हुए केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो के सारे कॉन्सेप्ट देने हैं। तो इसी उम्मीद के साथ मैं कल आपसे मुलाकात करता हूं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा, लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए। जाते जाते इतना कहूँगा, घर पे बैठे बैठे अपने अच्छे टाइम को यूटिलाइज कीजिए। ये टाइम आपको बार बार मिलने वाला नहीं है। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।